हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीमेंस प्रीमियर लीग के सीजन 2 में सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी कौन है? आंसर हो जाएगा कास्बी गौतम। तो दोस्तों, अभी हाल ही में वीमेंस प्रीमियर लीग के सीजन 2 के लिए एक ऑक्शन यानी नीलामी आयोजित की गई थी, जिसमें 30 खिलाड़ियों को खरीदा गया है। 30 खिलाड़ियों में 9 विदेशी खिलाड़ी खरीदे गए हैं और 21 भारतीय खिलाड़ी खरीदे गए हैं। तो जिस प्रकार से पुरुषों का आईपीएल होता है क्रिकेट में, उसी प्रकार से महिलाओं का होता है वीमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL। तो उसके लिए अभी हाल ही में ऑक्शन आयोजित किया गया था। तो इसमें सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी बनी है कास्बी गौतम। तो इन्हें 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। इसके अलावा एक और भारतीय है जिनकी कीमत अधिक है, उनका नाम है वृंदा दिनेश। तो वृंदा दिनेश को 1 करोड़ 30 लाख में खरीदा गया है। इसके अलावा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड हैं, उन्हें भी 2 करोड़ रुपए में दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा खरीदा गया है और वह सबसे महंगी विदेशी प्लेयर बनी है। तो सबसे महंगी भारतीय प्लेयर कौन है? कास्बी गौतम। और सबसे महंगी विदेशी प्लेयर कौन है? वो है एनाबेल सदरलैंड। और ये किस देश की है? ऑस्ट्रेलिया की। तो कास्बी गौतम को गुजरात जायंट्स के द्वारा खरीदा गया है, वृंदा दिनेश को यूपी वॉरियर्स के द्वारा और एनाबेल सदरलैंड को दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा खरीदा गया है। दोस्तों, वीमेंस प्रीमियर लीग की अगर हम बात करें तो यह BCCI के द्वारा आयोजित करवाया जाता है और यह एक T20 प्रतियोगिता होती है। जिस प्रकार से IPL होता है उसी प्रकार से WPL होता है। WPL 2023 की विजेता कौन है? मुंबई इंडियंस। और दोस्तों, जो WPL आयोजित किया जाता है उसमें अभी 5 टीमें हैं। वो कौन कौन सी टीमें हैं? दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर, मुंबई इंडियंस और RCB और गुजरात जायंट। ये 5 टीमें WPL खेलती हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि IPL 2023 का विजेता कौन है, यानी कि कौन सी टीम IPL 2023 की विजेता है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। तो आप टेलीग्राम पर जा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों, ऐप पर आपको ई-बुक मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, PDF मिल जाएंगे। इसके अलावा डेली क्विज भी मिल जाएगा। तो इन सभी के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा ऐप पर ई-बुक भी मिल जाएगी। तो नवंबर माह की जो ई-बुक है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप से। तो दोनों माध्यम में मिल जाएगी, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है ई-बुक। तो आप ऐप से जरूर इसको प्राप्त कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कितने साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में चुना गया है? आंसर हो जाएगा 2 साल के लिए। तो भारत को 2024-25 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में चुना गया है। इस परिषद में 10 देशों को और चुना गया है। वो देश कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और UAE। तो ये 10 देश चुने गए हैं। दोस्तों, IOM परिषद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के कार्यकारी अंग के रूप में काम करती है। बात करें अगर हम IMO की यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 को की गई थी। मुख्यालय इसका लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। इसके वर्तमान में महासचिव हैं केटैक लिम। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है, यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो दोस्तों, नई दिल्ली के लाल किले में पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक कला महोत्सव का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है और इसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन का भी उद्घाटन किया है। यह जो महोत्सव है ये 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव में भारतीय कला का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय वास्तुकला और डिजाइन का प्रदर्शन किया जाएगा। याद रखिएगा, यह एक द्विवार्षिक कला महोत्सव है,
यानी हर 2 साल में ये आयोजित किया जाता है। 2023 के कुछ प्रमुख महोत्सव डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में जल इतिहास उत्सव दिल्ली में आयोजित किया गया था। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कोलकाता में, और मोनलम चैनपो महोत्सव मनाया गया है लेह में। माघी मेला उत्सव पंजाब में, बिजली उत्सव असम में, थावे उत्सव बिहार में, भूमचू उत्सव सिक्किम में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन किसे घोषित किया है? आंसर हो जाएगा निखिल डे को। तो दोस्तों, भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता है निखिल डे, तो उन्हें अमेरिका के विदेश मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन घोषित किया गया है। अब उन्हें यह क्यों घोषित किया गया है? क्योंकि उनके द्वारा कई ऐसे सामाजिक आंदोलन चलाए गए हैं जो कि भ्रष्टाचार के विरोध में थे। उन्होंने खासकर राजस्थान में सरकारी योजनाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए कई आंदोलन चलाए हैं, और इसके अलावा उन्होंने मजदूर किसान शक्ति संगठन के सह संस्थापक के रूप में भी काम किया हुआ है। तो दोस्तों, उनके भ्रष्टाचार के विरोध में किए गए सामाजिक आंदोलनों के लिए अमेरिका के विदेश मंत्रालय के द्वारा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन घोषित किया गया है। चलिए अब हम अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अमेरिका में न्यूयॉर्क में पहली बार दीपावली पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था इस साल। भारत अमेरिका के सिएटल में अपना एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने वाला है, और स्टेटिस्टा के अनुसार फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर है। अमेरिका के लुइसविले में 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, और अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहल से कौन सा देश अलग हो गया है? आंसर हो जाएगा इटली। तो दोस्तों, चाइना के द्वारा जो बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहल चलाई जाती है तो उससे इटली अलग हो गया है। अब ये जो बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहल है, इसके अंतर्गत चाइना करता क्या है? तो चाइना दोस्तों इस पहल के अंतर्गत किसी भी देश में निवेश करता है, ठीक है, और निवेश करके वहां पर अपना कारोबार स्थापित करता है। तो इटली ने अभी हाल ही में इस पहल से अलग होने का फैसला किया है। 2019 में इटली चाइना के बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहल में शामिल हुआ था, लेकिन अब इटली चीन की बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहल से अलग हो गया है। दोस्तों, बात करें अगर हम इटली की, तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कैपिटल इसकी रोम है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैटरेला, प्रधानमंत्री हैं जियोर्जिया मेलोनी, करेंसी है यूरो। दोस्तों, अभी हाल ही में इटली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, उसका नाम था माउंट एटना। तो ये आप इटली का मैप देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्थित है माउंट एटना। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के किस द्वीप पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा इसका सिसिली। तो आपको बताना है कि ये जो माउंट एटना ज्वालामुखी है ये इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर आप एक मैप देख पा रहे हैं जिसमें ये चाइना आपको दिखाई दे रहा है। तो चाइना के द्वारा इस प्रकार से बहुत सारे कॉरिडोर बनाए गए हैं किसी भी देश में पहुंचने के लिए। जैसे चाइना मंगोलिया रसिया कॉरिडोर बनाया हुआ है, इसी प्रकार से चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बनाया गया है, और इसने बहुत सारे ये कॉरिडोर बना रखे हैं। इनके माध्यम से क्या करता है कि ये अपने व्यापार के लिए एक सुविधाजनक रोड मैप तैयार करता है, जिससे यहाँ से उसके व्यापार को आसानी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, तो वहां पर 51वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया है। इसमें भारत की ओर से सीबीआई और एनआईए का जो प्रतिनिधि मंडल था वो शामिल हुआ था। दोस्तों, 51वीं इंटरपोल महासभा के दौरान वित्तीय अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने, ऑनलाइन बाल शोषण से निपटने के लिए प्रस्ताव पारित किए गए हैं। बात करें अगर हम इंटरपोल की, तो इसे इंटरनेशनल पुलिस भी बोला जाता है, या इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। इसके सदस्य हैं 195। भारत 1956 में इसमें शामिल हुआ था। मुख्यालय इसका लियोन फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन है, लीलावती का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो दोस्तों, वह एक अभिनेत्री थी। तो प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेत्री लीलावती का अभी हाल ही में बेंगलुरु में निधन हो गया है। वह 85 साल की थी। उन्होंने 600 से अधिक फिल्मों में काम किया हुआ है।
उन्हें डॉक्टर राजकुमार लाइफ टाइम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्हें 2006 में कन्नड़ फिल्म कन्नड़दा कांडा के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस कर लेते हैं। तो अभिनेत्री आर सुब्बालक्ष्मी का निधन हुआ है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हुआ है। धनलक्ष्मी बैंक के बोर्ड के निदेशक रहे हैं सीके गोपीनाथन, उनका निधन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी का निधन हुआ है। प्रसिद्ध मलयालम लेखक पी बलसाला का निधन हुआ है। अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला रही हैं रोजलिन कॉर्टर, तो उनका निधन हुआ है। फिल्म निर्देशक संजय गढ़वी का और तेलुगु अभिनेता चंद्रमोहन का निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा को। तो दोस्तों अभी हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और रेणुका सिंह सरुता के द्वारा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और इस इस्तीफे को राष्ट्रपति जी के द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है। तो अब इनके जो मंत्रालय हैं वो किसी दूसरे मंत्री को प्रभार के रूप में दिए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास था कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, तो अब ये मंत्रालय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी के पास चला गया है और अर्जुन मुंडा जी पहले से जनजातीय मामलों के मंत्रालय के मंत्री के रूप में काम कर रहे थे और कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे को उनके मौजूदा विभाग के अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री का प्रभार भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में साल 2022 में मलेरिया के कितने मामले पाए गए हैं? आंसर हो जाएगा 33,89,000। तो दोस्तों अभी हाल ही में WHO के द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया है। तो इसमें यह बताया गया है कि 2022 में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में जो मलेरिया के मामले थे उनमें 66% मामले भारत में थे। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में 11 सदस्य देश हैं। कौन कौन है दोस्तों? इसमें बांग्लादेश, भूटान, कोरिया, भारत, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और तिमोर लेत्से। तो यह 11 सदस्य देश हैं। तो इनमें से 66% मामले मलेरिया के भारत में रहे हैं। दोस्तों विश्व मलेरिया रिपोर्ट में सबसे ज्यादा मरीजों के मामले में भारत 21वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, नरसंहार के अपराध के पीड़ितों की स्मृति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 9 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस की घोषणा 2015 में की गई थी और यह दिवस नरसंहार के अपराध के पीड़ितों की याद में मनाया जाता है। 2023 की थीम याद रखिएगा, ए लिविंग फोर्स इन वर्ल्ड सोसाइटी, द लेगेसी ऑफ द 1948 कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ गेनोसाइड। तो यह इसकी थीम है 2023 की। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कहाँ किया है? देहरादून में। जूनियर महमूद का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक एक्टर थे। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 6वीं NSA स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? अजीत डोभाल ने। सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों का सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रशांत अग्रवाल को। मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना भारत सरकार की किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? संस्कृति मंत्रालय। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव आनंद। यूनिसेफ किसके साथ मिलकर ग्रीन राइजिंग पहल शुरू करेगा? भारत के साथ। हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? डॉक्टर BR अम्बेडकर की। हनुक्का त्योहार किस धर्म के लोगों के द्वारा मनाया गया है? यहूदी। नए भारत का सामवेद पुस्तक भारतीय संविधान पर किसके भाषणों का संकलन है? तो पीएम नरेंद्र मोदी के। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद डिस्कस करेंगे। तो भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है और इसमें अनुच्छेद 324 से 329 तक का वर्णन किया गया है। तो इसमें महत्वपूर्ण है 324। तो इसमें चुनाव आयोग निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा, इस बात का वर्णन किया गया है। 326 में लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, इस बात का वर्णन किया गया है। और 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का उल्लेख किया गया है। भाग 16 की बात करें तो इसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 342 तक का वर्णन किया गया है।
तो अनुच्छेद 330 की बात करें तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का वर्णन किया गया है। 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व बताया गया है। 332 में विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण बताया गया है। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में पूछा गया था कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में की गई थी। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है 1946। तो इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।